Dear students, we should consider multiple choice questions based on literary movements. Earlier, we have discussed literary terms and devices, but today we are going to discuss literary movements, which are very crucial for TGT and PGT preparation. So, let us see question number 1. The exodus of Greek scholars and artists from their country started after. यूनान के विद्वानों का निष्क्रमण जो है और वहाँ के कलाकारों का निष्क्रमण अपने मुल्क से, देश से शुरू हुआ। इस पर अब देखिए, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ऐसी जानकारी जिस जानकारी की वजह से आपको एक ये लाभ मिल जाए कि जिससे आपको पूरी बात ये समझ में आ जाए कि जो भी चीज़ है उसमें हिस्ट्री लेके के ही हम चलते हैं। सबसे पहले जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देखते हैं तो उसमें क्या चलता है? हिस्ट्री। तो उस दृष्टि से आपको हिस्ट्री का भी ज्ञान, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूड है आपके सिलेबस में, वो भी समझ में आता जाएगा। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो तुर्कों के हाथों से उसका पतन हुआ, पराजित हुआ। वहीं से ये शुरू होता है 15वीं सेंचुरी में ग्रीक स्कॉलर्स और आर्टिस्ट का निष्क्रमण, यानी एक्सोडस, माने वो निकलते हैं, अपने स्थान से छोड़ते हैं। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम देयर कंट्री एंड देयर सेटलमेंट इन रोम इज टेक्निकली कॉल्ड। जो ग्रीक स्कॉलर्स और आर्टिस्ट का अपने मुल्क से, अपने देश से बाहर निकलना और फिर रोम में, इटली में बसना, वो तकनीकी रूप से कहा जाता है उसको रेनेसा, यानी कि पुनर्जागरण काल। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा रेनेसा। क्या होगा? रेनेसा। इसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल जो कुस्तुतमानिया है उसका पतन हुआ था तुर्कों के हाथों से। अब इससे पूछ रहा सन, तो 1453 में, मिड ऑफ द 15वीं सेंचुरी में हुआ था। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनेसा रीच्ड इंग्लैंड थ्रू रोम, जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो देखिए, इसकी यात्रा जो रेनेसा की है वो जो शुरू हुई वो इटली से। आपने देखा जो ग्रीक स्कॉलर्स थे, इटली के, फ्रांस, जर्मन से, बल्कि इटली मोटे तौर पे इटली और फ्रांस और इंग्लैंड ऐसे माना जाता है। तो फ्रांस के वाया फ्रांस वो पहुँचे इंग्लैंड। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा फ्रांस। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5, रेनेसा बेस्ट फ्लरिश इन इंग्लैंड। रेनेसा शुरू तो हुआ ठीक है चौसर एज में, मतलब 15वीं सेंचुरी में, चौसर के कालखंड के बाद, लेकिन फूला फला इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ के युग में। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 देखें।
द रेनेसा स्पिरिट इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, रेनेसा की जो आत्मा है या रेनेसा की जो भावात्मक तत्व है वो सबसे सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त हुआ प्राचीन ग्रंथ एलेगरी एडमंड स्पेंसर की फेयरी क्वीन में, प्रसिद्ध एलेगरी। इसके पश्चात रिफॉर्मेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन, तो देखिए रेनेसा और उसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि जो कैरोलाइन एज है, जैकोबियन एज, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज और द रिस्टोरेशन एज, तो इसमें जो आपने रिफॉर्मेशन रेनेसा साथ साथ, तो हम क्या मानेंगे कि वो साथ साथ शुरू हुए, इसलिए ए द रिफॉर्मेशन मूवमेंट सॉट टू रिफॉर्म, जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है उसने इस चीज़ को खोजने के लिए कौन सी चीज़ें, सामाजिक बुराई की पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, राजनीतिक विद्रोह विरोध या धार्मिक रीत परंपराएं, धार्मिक जो प्रैक्टिसेस थे, जो धार्मिक वृत्तियां थी या लिटरेरी प्रोडक्शंस, तो वस्तुतः रिफॉर्मेशन इन द सेंस था रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो कुप्रथाएं थी उसमें संशोधन हुआ, इसीलिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9, द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द कंबाइंड स्पिरिट ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। जो रेनेसा और रिफॉर्मेशन की जो संयुक्त आत्मा थी, संयुक्त भाव था, उसका सर्वोत्तम तत्व क्या था, वो देखा जाए तो शेक्सपियर, मार्लो, सिडनी और मिल्टन, कंबाइंड स्पिरिट जो रेनेसा और रिफॉर्मेशन का मिलता है, उसका सर्वोत्तम जो उदाहरण मिलता है वो अगर देखा जाए तो पैराडाइज लास्ट वगैरह पढ़ते हैं आप, मिल्टन की कृतियों में रेनेसा और रिफॉर्मेशन, क्योंकि साहित्य का पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार, ये दोनों वृत्तियां मिल्टन के ग्रंथों में शामिल हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर डी ऑप्शन होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is known as the morning star of रिफॉर्मेशन। तो देखिए इसमें जॉन वाइक्लीफ है, विलियम टिंडेल है, जॉन ऑक्लीव है, जॉन गाल, ये सब चौसरियन एज के हैं, और द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जो है, सुधार का, धार्मिक सुधार का जो तारा है, वो कहा गया है जॉन वाइक्लीफ, और जॉन वाइक्लीफ को फर्स्ट प्रोटेस्टेंट किया, क्योंकि कैथोलिक चर्चेस के कुप्रथाओं, इल प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज़ उठाई जॉन वाइक्लीफ ने, इसलिए फर्स्ट प्रोटेस्टेंट वही द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। इसके पश्चात वाइक्लीफ बाइबल इज ट्रांसलेशन फ्रॉम, तो मैं बताना चाहूँगा कि बाइबल की जो लैटिन फॉर्मेशन था उसका ट्रांसलेशन किया था वाइक्लीफ ने, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। और इसके बाद देखिए ये सब क्वेश्चन परीक्षोपयोगी हैं, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम लोग कल लगभग 25 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। वाइक्लीफ्स बाइबल हो गया, द अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल वाज पब्लिश्ड, तो ये जो अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल की अधिकृत पुस्तिका का वर्जन अत्यंत सिंपलेस्ट भाव जो ट्रांसलेशन और उसका इंग्लिश का अनुवाद 1611 में जैकोबियन एज में हुआ, जब जेम्स फर्स्ट राजा था, और उसका
ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि जेम्स फर्स्ट ने ही 47 स्कॉलर्स की एक कमेटी बनाई और उसमें चुन कर अलग अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ओल्ड टेस्टामेंट्स जो बाइबल का है उससे कैसे छांट करके कौन उसके अर्थगत, कौन शब्दगत, कौन यानी भाषागत परिवर्तन, भावगत परिवर्तन, यानी जो सहज रूप से, सरलतम रूप से लोगों को समझ में आए, उसकी अगर कोई प्रामाणिक पुस्तिका है तो द अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है। ये क्रेडिट जाता है जेम्स फर्स्ट को, इसलिए बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द लीडर ऑफ द इन्वेस्टिगेट्स? आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन, जॉन लेली, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस कीट, रॉबर्ट ग्रीन। यद्यप जॉन लेली सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्थान पे, मतलब उम्र की दृष्टि से, बायोग्राफिकल क्रोनोलॉजी से जॉन लेली पहले हुआ, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो भले बाद में हुआ, परंतु क्रिस्टोफर मार्लो को जैसे कॉपरनिकस का जो सौर मंडल है उसके सूर्य के रूप में माना गया है। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सन ऑफ द जो इन्वेस्टिगेट्स है, सन ऑफ जो उसका सौर मंडल में जो सूर्य का स्थान है, अर्थात सबसे दीप्यमान प्रकाशमान क्रिस्टोफर मार्लो को लीडर के रूप में माना गया है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 में वन ऑफ द फॉलोइंग डेंटिस्ट डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टिगेट्स। तो देखिए जॉर्ज चैपमैन इसमें नहीं है, बाकी आप लोग भी कई बार पढ़ा चुके हैं, जॉर्ज पीले, थॉमस लॉज, थॉमस केट, ये लोग इन्वेस्टिगेट्स के ग्रुप में आते हैं जॉर्ज चैपमैन को छोड़कर, इसलिए इसका सीधा आंसर बी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वॉज नॉट ए रोमांस राइटर, आइडेंटिफाई। तो इसमें जो जॉन लिली, फ्रांसिस बेकन और फिलिप सिडनी, इनको रोमांस राइटर इस दृष्टि से, रोमांटिक राइटर नहीं, रोमांस राइटर, इन लोगों ने जो इनका लेखन शैली है वो नवीन विधाओं को लेके थी, जिसमें रेले को छोड़ दें तो बाकी जॉन लिली, फिलिप सिडनी, फ्रांसिस बेकन सब ने किया। रेले को इससे हटक कर दें इस ग्रुप से, और ये सभी जो है कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर और कुछ प्री एलिजाबेथन है, लेकिन रेले उनमें से नहीं है, इसलिए रेले को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कैरोलाइन पोएट, आइडेंटिफाई। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान देना पड़ेगा कि कैरोलाइन पोएट में कैरोलाइन एज जो है वो चार्ल्स फर्स्ट की एज को भी कहा जाता है, यानी 1625 से लेकर 1649 तक। तो इस कालखंड में जैसे कि 4 नाम दिए हैं, रॉबर्ट हेरिक भी दिया है और उसके साथ साथ आपका जो है जॉर्ज हर्बर्ट भी दिया है, रिचर्ड लवलेस भी दिया है, एंड्रयू मार्वेल। तो देखिए कैरोलाइन पोएट की सूची में हमने आपको बताया था कि रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, एंड्रयू मार्वेल सब हैं। जॉर्ज हर्बर्ट तो मेटाफिजिकल पोएट की सूची में शामिल है, इसलिए जॉर्ज हर्बर्ट को हटा दें, इसलिए हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया जॉर्ज हर्बर्ट को। इसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोएट्स, आइडेंटिफाई। अब इसमें आप देखें, जैसे कि आपने देखा कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स में इसमें आप पूछ रहा, अब उसी के प्यूरिटन एज, मेटाफिजिकल एज एक ही कही जाती है, इसमें कौन सा नहीं था इसको आपको समझना है। तो देखिए ये जो आपने मेटाफिजिकल पोएट्स को आइडेंटिफाई इस ग्रुप में, तो ये एंड्रयू मार्वेल पहले ही आपने उधर
भले वो कैरोलाइन और वो मिलते उसी में थे, जॉर्ज हर्बर्ट था ही, रिचर्ड क्रैसा, हेनरी वाघन। अब इसमें ये आ रहा कि कौन नहीं था, तो आपने देखा कि रिचर्ड क्रैसा भी था, जॉर्ज हर्बर्ट भी था, और इसके पहले आपने हेनरी वाघन, ये भी कैरोलाइन में आता है। तो इसमें कह रहा मेटाफिजिकल पोएट में कौन नहीं था? हाँ, हेनरी वाघन को कैरोलाइन में रखते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हु वाज द लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स? आप जानते हैं कि जॉन डन, जो मेटाफिजिकल स्कूल्स यानी आदि भौतिक जिसने पोइट्री लिखी, वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए जॉन डन को यानी कि लीडर के रूप में रखेंगे, और जॉन डन is known as the leader of the metaphysical schools of poets. One of the following dramatists, next question 19, did not write comedies of manners, identify. तो इसमें कह रहा है कि one of the following dramatists did not write comedies of manners. कॉमेडीज ऑफ मैनर्स नहीं लिखी, ये आपको करना है। तो जो विलियम वाइचरले, कांग्रेव, जॉन मॉनब्रॉक, इन सब ने कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो कुलीन संस्कृत की कॉमेडी थी, उस पर प्रकाश डाला, उसको लिखा। लेकिन ड्राइडन तो मेटाफिजिकल पोएट था, तो सभी तीनों को छोड़कर जॉन ड्राइडन केवल इसमें शामिल नहीं था कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। और मैंने आपको बताया था कॉमेडी ऑफ मैनर्स को शेप दिया विलियम कांग्रेव ने, इसलिए प्रमुख लीडर उसको माना जाता है। जॉन ड्राइडन शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वाज नॉट ए कैरोलाइन प्रोज राइटर, आइडेंटिफाई। अच्छा, ये प्रश्न देखिए, केवल प्रोज राइटर, जेरेमी टेलर, जॉन बनियन, थॉमस फुलर और रिचर्ड बैक्स्टर। तो देखिए, जेरेमी प्रोज राइटर में कैरोलाइन एज में, या जो चार्ल्स फर्स्ट एज जिसको कहते हैं, उसमें कैरोलाइन प्रोज राइटर में जेरेमी टेलर भी उसी कालखंड का है, जॉन बनियान भी उसी का है, और रिचर्ड बैक्स्टर, आप जानते हैं कि रिचर्ड बैक्स्टर भी उसी कालखंड का है। तो थॉमस फुलर तो 18वीं सेंचुरी में है, ये बाकी सब 17वीं शताब्दी के हैं। जेरेमी टेलर, जॉन बनियान, रिचर्ड बैक्स्टर तो 17वीं शताब्दी में ही तो कैरोलाइन प्रोज राइटर हुए। तो थॉमस फुलर 18वीं की, इसलिए इसको हटा दीजिए, ये एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 21, इन द लाइफ ऑफ विच पोएट डिड डॉक्टर जॉनसन अप्लाई द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ पोएट्स? तो आप जानते हैं कि ये इन द लाइफ ऑफ विच पोएट, किसके जीवन में मतलब वो सब थे। डॉक्टर जॉनसन ने ये जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स टर्म है, इसकी सबसे पहले इन्होंने प्रयोग में लाए टर्म की बात। तो जहाँ तक टर्म है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लाए, ये शब्दावली की दृष्टि से, और वो कालखंड उसको कावले गए, क्या कहेंगे, कावले, मिल्टन, डन, कावले, जॉन मॉनब्रॉक। तो पर्टिकुलरली जॉन कावले की लाइफ में ये पोएट जॉनसन ने ये टर्म मेटाफिजिकल अप्लाई किया, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री? जो कब्रिस्तान की कविता उसके थे थॉमस ग्रे, बहुत प्रसिद्ध है, रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इसलिए इसका आप इंटर से पढ़ते आ रहे हो, पता ही है। इसके पश्चात, हु वाज द पोएट हु रोट द पोएम इनटाइटल्ड द ग्रेव? अब इसमें कह रहा है कि कौन कवि था जिसने पोएम लिखी, जिस पोएम का नाम था द ग्रेव। तो मैं आपको बताऊं, द ग्रेव कविता की रचना रॉबर्ट ब्लेयर ने की। सीधा सपाट उत्तर, रॉबर्ट ब्लेयर
इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2 और कर ले आज। एडवर्ड यंग्स नाइट थॉट्स बिलोंग्स टू। एडवर्ड यंग के जो नाइट थॉट्स है, ये रचना का नाम है। सभी लोग ध्यान से देखें, इसमें जो एडवर्ड यंग की नाइट थॉट्स है, ये भी कब्रिस्तान की पोइट्री है, द ग्रेवयार्ड स्कूल से संबंधित है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द ग्रेवयार्ड स्कूल। और अंतिम क्वेश्चन, द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ, खूब पता है 1798 में वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स। इसी को रोमांटिक मूवमेंट इंग्लिश पोइट्री में इसको लैंडमार्क माना जाता है, इसका रोमांटिक एज की शुरुआत का, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स। अब आप लोग ने आज 25 क्वेश्चंस किए, शेष 25 ही क्वेश्चन लगभग और हैं, उनको हम वो करेंगे। इसके अलावा ये पहले चरण के लिटरेरी मूवमेंट हैं, फिर और मूवमेंट जो है लिटरेरी मूवमेंट जो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी एज वेल एज पीजीटी, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रिपेयर इट थारोली।